गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है ना आपके पास? तनु, आवाज आ रही है ना आपके यस पास? यस मैम। हाँ, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे थे आपकी जो पाठ संख्या 3 है, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इनका जीवन परिचय जो है वो अपन पढ़ चुके थे, और इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से जो भी पॉइंट्स बनते थे वो अपन ने बना लिए हैं। और इनकी पहली जो कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई थी, इसका अध्ययन जो है, व्याख्या जो है वो अपन ने कर ली थी। अगली जो कविता है आज अपन उसको पढ़ेंगे। तो अगली जो कविता है कुंवर नारायण की, बात सीधी थी पर। तो ये कहाँ से ली गई है, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। कोई दूसरा नहीं से ली गई है। अब इसमें देखिए आप, बात सीधी थी पर, तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि जो है वो अपनी कविता बना रहा था, और कविता बनाते समय क्या है कि उसने नए नए शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब शब्दों के चक्कर में क्या था, वो बात तो सीधी सरल करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि जो बात, जो अर्थ वो अपनी कविता से देना चाहता था, वो अर्थ वो है दे नहीं पाया था। तो बात बात यानी तथ्य, कथन, सीधी सरल थी पर भाषा के चक्कर में, चक्कर यानी उलझन, यानी उसने क्या किया कि मुझे तो भाषा का बहुत ज्ञान है, मैं अच्छे अच्छे शब्द काम में ले सकता हूँ, नए नए शब्द मेरे को काम में लेने चाहिए। तो इस प्रकार से उसने अलग अलग शब्द रखे। अब शब्द रखने के कारण क्या हुआ, जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंस गई अर्थात उसमें उलझ गई। एकदम से जो बात है वो कहना चाहते थे स्पष्ट सीधे सरल शब्दों में, वो बात वैसी नहीं रही। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब क्या था, उसने उस अर्थ को पाना चाहा जो उस कविता में वो चाहता था। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक के बाद एक जो है शब्द इधर उधर किए, नए शब्द उसकी जगह रखे, शब्दों को तोड़ा यानी उपसर्ग लगाए, प्रत्यय लगाए, हर तरीके से उसने उसको घुमाया फिराया। लेकिन फिर भी वो जो बात थी वो बन नहीं पा रही थी कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। अब कवि क्या चाहता था कुंवर नारायण, कि या तो बात बने या फिर वो भाषा से बाहर आए, भाषा में ही फंसी हुई नहीं रहे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी जिस प्रकार से कोई पेच होता है उसे हम कस देते हैं ऐसे ही, तो उसी प्रकार से जो है अब क्या है, बात और भी अधिक, तथ्य जो है, कथन जो है, वो और भी अधिक उलझ गया था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब कवि ने क्या किया था कि पहले उस चीज को देखा नहीं, उन्होंने समझा नहीं। मुश्किल यानी कठिनाई, धैर्य यानी धीरता, धीरज। तो उसने उस पूरी बात को, उस कठिनाई को, मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा, और बल्कि क्या करने लगा, पहले ही अलग अलग जो उपाय है वो करने लगा था। मैं पेज को खोलने की बजाय, यानी पेज को क्या होता, अपन खोलते हैं, सही दिशा जब होगी तभी वो खुलेगा। तो उसी प्रकार से जो है कविता में शब्दों को बिना पहचाने, बिना जाने ही वो क्या करने लगा, उसको खोलने लगा। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। बेतरह यानी अनावश्यक ढंग से। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज की कोई दिशा है, कोई भी कैफ वगैरह है, उसकी दिशा है, गति वगैरह जो होता है, अपन अगर सही दिशा में उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, स्लिप होने लग जाएगा। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब अनावश्यक ढंग से वो उस बात को कसता चला जा रहा है, नए नए शब्द रखते जा रहा है। तो इस बात को देख करके, कर्तव्य ने दिखावटी कार्य, इस कार्य को करते देख करके लोग क्या कर रहे थे, साफ सुनाई दे रही थी लोगों की तमाशबीनों की शाबाशी वाह वाह। तो अपन ने कई बार देखा है कि लोग क्या होते हैं, तमाशा देखने वाले होते हैं, और तमाशा देखते समय वो ये नहीं सोचते कि अगले का कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बिना काम ही वो वाहवाही जो है वो देने लग जाते हैं, शाबाशी जो देने, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई बार होता है ना कि कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहा है, फिर भी उसको अपन हो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, उस कार्य को और अच्छा नहीं होने देते हैं। तो यही बात जो है कुंवर नारायण की कविता में भी हुई है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि क्या कह रहा है कि अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था।
जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी बनना, चूड़ी अर्थात पेच, बात की चूड़ी मरना यानी उसका जो अर्थ था, उसका जो मूल भाव था वो नष्ट हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और भाषा में जो है वो ऐसे ही घूमने लगी, उसका कोई भी अर्थ जो है, कोई भी मूल भाव जो है वो नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि ने क्या किया, अंत में हार करके उस बात को जैसी थी वैसी की वैसी वहीं छोड़ दी। जिस प्रकार से पेच है, उसकी चूड़ी मर जाती तो अपन क्या करते हैं, उस पेच को वहीं हथौड़े से ठोक करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही जो है वो कवि ने भी किया है कि अब जैसी भी बनी है, जैसे भी इसमें शब्द है, वैसे ही उसको वहां छोड़ दिया गया। ऊपर से ठीक था पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। तो अपन कई बार देखते हैं किसी पेज को ठोक देते हैं तो देखने में तो वो ठीक लगता है, लेकिन अंदर से जो कसावट उसमें आनी चाहिए थी वो उसमें नहीं होती। उसी प्रकार से जो कविता थी, बात थी, उसकी जो अर्थ था, ऊपर से तो ऐसे देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन वास्तव में जो चीज उसमें कवि डालना चाहता था, जो बात कवि कहना चाहता था, उस बात को नहीं कह पाया था। न तो उसमें कसाव था न ताकत थी, अर्थात ना तो उसमें वो बात थी जो वो अर्थ उसमें देना चाहता था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब देखो, बात को क्या बताया गया है, शरारती बच्चे के समान बताया गया। एक तरफ तो इसमें उपमा अलंकार है और दूसरी तरफ इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि बात जो है वो आपके प्रकृति से संबंधित ही है और उसकी तुलना किससे की गई है, बच्चे से की गई है। और उपमा अलंकार और मानवीय अलंकार जो है, मानवीकरण अलंकार, वो दोनों एक साथ इसमें शामिल हुए हैं, शरारती बच्चे की तरह इसमें। तो बात जो है वो कैसी बन गई थी, जिस प्रकार से एक शरारती शैतान बच्चा होता है, वो सबको परेशान करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, उसी के समान जो है कविता में बात घूम रही थी। मुझसे खेल रही थी, कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे साथ खेल खेल रही है। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब वो क्या कह रही है कि जब कवि है बार बार उन चीजों को देख रहा है, कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ, तो वो कवि से पूछ रही है कि क्या तुमने ऐसा करना नहीं सीखा है, मुझे पसीना पोंछते देखकर, अर्थात इतनी मेहनत करती देखकर। अब सहूलियत यानी सुविधा से, सावधानी पूर्वक, बरतना यानी काम में लेना, या सहूलियत को अपन सुविधा या इसको धैर्य भी कह सकते हैं। क्या तुमने धैर्य के साथ किसी कार्य को करना नहीं सीखा है। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से शब्दों के बारे में, बात के बारे में जो है अलग अलग अर्थ जो है वो इसमें दिए गए हैं। तो कभी भी अपन क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, किसी अच्छे उत्तर को बनाने के लिए उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और नए नए शब्दों के प्रयोग के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग शब्द जिनका अर्थ भी अपन को पता नहीं होता उनको अपन रखने का प्रयत्न करते हैं। और जब अपन ऐसा प्रयत्न करते हैं तो अर्थ का अनर्थ होते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए हमें जब भी किसी चीज को अपन लिखें तो उन अर्थ शब्दों के अर्थ को समझे और अर्थ को समझ करके फिर उसके बाद जो है उस कार्य को अपन करें। यही बात जो है यहाँ कुंवर नारायण जी समझाना चाहते हैं। अलग अलग मुहावरों का जो प्रयोग है वो भी इन्होंने किया है। अब है आपके प्रश्नोत्तर कविता के साथ। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि चिड़िया है, फूल है, बच्चे हैं, तो उनके, और कविता है, इन सब के मन में क्या होता है कि किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। इनके लिए ये नहीं होता कि ये घर अपना है, ये पराया है, ये देश अपना है, ये देश पराया है। बस वो तो जहाँ रहते हैं वही अपनापन बिखेरते रहते हैं और अपनेपन के साथ रहते हैं और सभी घरों को एक समान मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उड़ना, कविता जो ये सॉरी चिड़िया जो है वो उड़ती है और फूल जो है वो क्या है, खिलते हैं। अब फूल क्या सोचते हैं कि मैं खिलता हूँ, खिल करके अपनी सुगंध चारों तरफ बिखेरता हूँ, करता हूँ, लेकिन जो कविता पक्षी है, चिड़िया है, वो ये सोचती है कि मैं ही ज्यादा दूर तक उड़ सकती हूँ। लेकिन इसी के साथ जो कविता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसी जिस प्रकार से फूल की सुगंध कितने भी दूर तक जा सकती है,
वैसे ही कविता जो है वो भी आगे तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जाकर के पढ़ी जा सकती है। जिस प्रकार फूल कहीं भी खिल सकता है, चिड़िया कहीं भी उड़ सकती है, तो इनमें क्या है, आपस में संबंध है। कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कविता और बच्चे को समांतर क्यों रखा गया है कि कविता किसी भी घर में पढ़ी जा सकती है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। उसी प्रकार से बच्चा जो होता है वो किसी भी घर में रह सकता है, कैसे भी रह सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जाति पाति का अंतर उसमें नहीं होता। वैसा ही कविता में भी होता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? यानी फूल जो है कुछ समय के लिए खिलता है, महकता है, फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक ऐसी चीज है जो हमेशा उसी तरोताजगी के साथ पढ़ी जाती है और समझी जाती है। जैसे कि कोई कविता है वो मैंने पढ़ ली, उसके बाद दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो उस समय भी वो वैसी ताजा रहेगी, लेकिन एक पुष्प जो सुबह के समय खिला है कुछ ही क्षणों के बाद क्या है, वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता जो है वो वैसी की वैसी तरोताजा बनी रहती है, चाहे उसको कितनी भी बार काम में लिया गया हो। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय ये है कि अपन जब भी किसी कार्य को करते हैं, शब्दों को प्रयोग में लेते हैं, तो पहले हम उनका अर्थ जाने कि ये यहाँ सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, और धैर्य से, धीरता रखते हुए हमें उस बात को समझना चाहिए और उसके बाद जो है उन शब्दों को काम में लेना चाहिए सावधानी पूर्वक कि वास्तव में ये शब्द यहाँ सही सटीक अर्थ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दूसरों की शाबाशी और तमाशा देखने वालों की वाहवाही के कारण हमें अपनी चीज को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो कोई भी बात है अपन किसी न किसी भाषा में कहेंगे, जैसे अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, अपने विचारों को भाषा से व्यक्त करते हैं। अब भाषा में व्यक्त करते समय कई बार अपन देखते हैं कई लोग होते हैं जैसे हिंदी बोलता है उसको अंग्रेजी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश के वर्ड्स जो वो काम में लेता है, वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ उसे ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से सही मायने में जो बात अपनी वो समझाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था, वो कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार से कोई भी बात होती है वो भाषा से जुड़ी हुई होती है। अगर हम भाषा को सही से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि हाँ ये इन भाषाओं के शब्द हैं, तब जाकर के हम किसी बात को स्पष्ट रूप से कह पाते हैं। और उसका पूर्ण ज्ञान जो है भाषा का वो अपन को होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, बात तथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। यानी कुछ बातें कही गई हैं जिनका उचित रूप से आपको कहना है। जैसे बात की चूड़ी मर जाना मुहावरा भी है और इसे बिंब भी कहा गया है। तो बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। तो बात ये चीजें जो है पांचों जो आपको दिए गए हैं ये आप ध्यान रखना, क्योंकि छोटे प्रश्न में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 अर्थ इस पे दे दिए जाएंगे और एक अर्थ पे भी आपसे टिक करवाया जा सकता है, या सीधा आपसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलना, किसी भी चीज को अपन खोलते हैं अर्थात उसे सहज और स्पष्ट करना जो होता है कहा गया है। तो लास्ट वाला जो इसमें दिया गया है ना, बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो शरारती बच्चा क्या होता है, किसी के भी पकड़ में नहीं आता है, तो उसी प्रकार से बात का पकड़ में न आना, ये इसका अर्थ होगा। पेच को कील की तरह ठोक देना, यानी बात में वो कसावट न होना, यानी वास्तव में जो चीज अपन चाहते थे वो उसमें नहीं मिल पाती। बात का बन जाना, बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो ये जो पांचों मुहावरे हैं ये आप ध्यान रखें और इन्हें याद भी कर ले साथ में। कविता के आसपास प्रश्न है आपका, बात से जुड़ी कई मुहावरे प्रचलित है,
कुछ मुहावरा का प्रयोग करते हुए लिखे, ये आपको नहीं करना है। व्याख्या करें, तो ये जो व्याख्या दी गई ना, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, इसकी बजाय जो है आप पाठ में टिक करें कि आपको व्याख्या कौन सी करनी है। तो इसमें जो है आपको व्याख्या करनी है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये जो व्याख्या है वो आपको करनी है, जिसमें व्याख्या करने का तरीका वही होगा आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष जो है वो आपको लिखने होंगे। तो इस प्रकार से जो है अपन ने 3 जो कविताएं हैं आपकी, इनका अध्ययन जो है वो अपन ने कर लिया है। और आप जो है साथ साथ आपकी जो कॉपी है उसमें छोटे जो क्वेश्चंस है वो करते चले, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से होती रहे। अब इसी के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है उनको अपन देखेंगे कि भी छोटे प्रश्न जो है वो आपके इस चैप्टर से कौन कौन से बन सकते हैं। अब देखिए इसमें छोटे प्रश्न जो हैं आपके, फूल क्या जाने फूल क्या नहीं जानता, तो क्या नहीं जानता इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध एक निश्चित समय तथा दूरी तक ही फैलती है। कविता का प्रभाव अनंत देश काल तक होता है। फूल की सुगंध के आनंद की तुलना कविता के रसात्मक आनंद से नहीं हो सकती है। आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी बीच की पंक्ति से ही दिए जाते हैं ज्यादातर, अगर आपने देखा हो तो बीच के जो क्वेश्चंस है आपके अन्य महत्वपूर्ण वाले, कविता की किसी भी पंक्ति को देख करके उसी से आपसे अति लघुत्रात्मक और विशिष्ट उसी से आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे आपके पास प्रश्न है, बिना मुरझाए कौन महकता है तथा क्यों, तो फूल मुरझाने पर सुगंध नहीं देता है, कविता कभी मुरझाती नहीं है, वे सदा महकती है, अर्थात उसका आनंद देश काल की सीमा के पार सभी को प्राप्त होता है। एक शब्द में अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि कविता, और 2 नंबर वाले में पूछे तो आप इसको विस्तारित करके बता सकते हैं। बहाने शब्द का कविता में प्रयोग क्या प्रकट करता है, तो कविता में बहाने शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसका प्रयोग कवि ने कविता के प्रभाव और रसात्मकता की तुलना, प्रभाव और रसात्मकता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूल की सुगंध, बच्चों के खेल की सीमा तथा प्रभाव को प्रकट करने के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता में किन बहानों के माध्यम से कविता की विशेषताएं बताई गई है, तो अब ये देखिए आपको 3 बहाने इसमें बताए गए थे। अगर छोटा प्रश्न पूछा जाता है तब तो शॉर्ट में आप लिख दें चिड़िया के बहाने हैं, फूल के बहाने हैं, बच्चों के बहाने, और अगर बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं चीजों को आप विस्तारित करके बता सकते हैं। जैसे इस कविता में चिड़िया की उड़ान, फूल का खिलना, बच्चों के खेल आदि बहानों के माध्यम से कविता की विशेषता बताई गई है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। फूल खिलता है तो कुछ दूर तक और कुछ समय तक ही सुगंध फैलाता है, लेकिन कविता का आनंद कभी स्थानों और सभी युगों में व्याप्त हो जाता है, यानी सभी स्थानों पे और सभी युगों में व्याप्त रहता है। तीसरा, बच्चों का खेल भेदभाव से मुक्त तथा सभी को आनंदित करने वाला होता है, उसी प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के सभी को आनंदित करती है। अब देखिए इसमें समानता किसमें बताई गई है, बच्चे में और कविता में समानता बताई गई है, और आपके जो चिड़िया है, फूल है, उन्हें थोड़ा अलग बताया गया। अगला जो प्रश्न है आपका, जैसे कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान के समान क्यों नहीं है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उत्तर में क्या होगा आपके, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह नहीं है, चिड़िया सीमित दूरी तक ही उड़ सकती है, कविता पर स्थान तथा समय का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कि रात के समय चिड़िया नहीं उड़ सकती, शाम होते ही अपने घोंसलों में चली जाती है, लेकिन कविता जो है वो रात के समय में भी पढ़ी जा सकती है, सुबह भी पढ़ी जा सकती है, भारत में भी पढ़ी जा सकती है, दूसरे देशों में भी पढ़ी जा सकती है। प्रत्येक देश काल में उसका रसास्वादन किया जा सकता है, रसा आस्वादन यानी रस का आनंद।
चिड़िया की सीमित उड़ान से उसकी समानता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, फूल कविता की किस विशेषता को नहीं जानता? या फिर इस प्रश्न को इस तरीके से कह सकते हैं अपन, आया हुआ भी यही, भाव स्पष्ट कीजिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो जब तक फूल खिलता है उसकी सुगंध उसके आसपास तक फैल जाती है, मुरझाते ही उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। कविता भी खिलती है, विकसित होती है, कोई भी पाठक किसी भी युग में कविता का आनंद ले सकता है। फूल ये नहीं जानता है कि कविता कभी मुरझाती नहीं, पुरानी नहीं पड़ती है, सदैव सरस बनी रहती है, नई बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इनसे तुलना करनी आनी चाहिए। इसके बाद है आपका, कविता तथा बच्चों के खेल में क्या समानता है? या फिर इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता के बहाने पाठ से कविता और बच्चे मानव समाज को क्या सीख देते हैं? तो इसमें बच्चे खेलते समय किसी विशेष घर तक ही सीमित नहीं रहते, वे घर घर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वे समाज में समानता तथा एकता की स्थापना करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो समाज में समानता और एकता की स्थापना करते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है, कभी सभी वर्गों के भावों, कवि सभी वर्गों के भावों, विचारों, सुख दुख इत्यादि का निष्पक्ष होकर के अपनी कविता में चित्रण करता है। इस प्रकार बच्चे तथा कविता दोनों मानव एकता का संदेश देते हैं। देखो, अब ये प्रश्न बन सकता है कि बच्चे और कविता किसका संदेश देते हैं? तो मानव एकता का संदेश देते हैं। ये लाइन आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का क्या आशय है? तो चिड़िया उड़ने के लिए अपने पंखों का सहारा लेती है, कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कल्पना की सहायता लेता है, वह कविता में अपने भावों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके छोटे प्रश्न जो है इसमें से बनते हैं। अब इसी के साथ जो है बड़ा प्रश्न जो है इसमें, या तो आपसे कविता का सारांश पूछा जा सकता है, या बात सीधी थी, इसका उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि कविता में भावों के अनुरूप सरल भाषा का प्रयोग ही उचित होता है, यह बताता है कविता का यह बताना ही कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य है। कवि का संदेश है कि सरल भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा ही उपयुक्त होती है। लोगों की प्रशंसा पाने के लालच में तथा पांडित्य प्रदर्शन के इरादे से, पांडित्य प्रदर्शन यानी मैं बहुत कुछ जानता हूँ ऐसा दिखाने के चक्कर में, भाषा को दुरूह बनाना ठीक नहीं। दुरूह यानी दोहरे अर्थ वाला। ऐसा करने से कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा पाठक और श्रोता को काव्य के रस का स्वाद नहीं मिल पाता है, और जो बात वो कहना चाहता है वो बात उसमें नहीं कह पाता है, और सामने वाला जो है उस बात को नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी कविता का जो है आपसे प्रतिपाद्य या उद्देश्य पूछा जा सकता है। कुंवर नारायण का जो जीवन परिचय है, व्यक्तित्व है, वो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि सभी जो चैप्टर है अपने जितने भी, उनमें जितने भी कवि अपने हैं उन सभी कवियों के जीवन के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, बात को पाने की कवि की कोशिश का क्या परिणाम हुआ? बात या तो बने से कवि का क्या आशय है? दो तरीके के प्रश्न इससे बनते हैं। तो कवि ने बात की सरलता तथा स्वाभाविकता को बनाए रखने का प्रयत्न किया है, इसके लिए उसने भाषा के शब्दों तथा वाक्यों में परिवर्तन किया है। वह चाहता था कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, किंतु कवि का प्रयास सफल नहीं हो सका। भाषा की जटिलता और अधिक बढ़ गई तथा उसकी कविता पाठकों की समझ से बाहर हो गई। जैसा वो दिखाना चाहता था वैसा वो नहीं कर पाया। बात किस कारण टेढ़ी फंस गई थी? तो कवि ने सरल बात को कहने के लिए दुरूह तथा चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। वह क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ और विद्वान कवि प्रदर्शित करना चाहता था। भाव सरल था किंतु भाषा उसके अनुरूप सरल नहीं थी।
इस कारण भाव की सरलता तथा स्वाभाविकता नष्ट हो गई और कविता का मर्म पाठकों की समझ से परे हो गया। मर्म यानी उसका अर्थ पाठकों की समझ से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। घर में हो हल्ला कर रहे बच्चों को मां डांटती हुई बोली, अब सभी बच्चे अपनी जीवा पर नियंत्रण कर लें। यह भाषा कठिन है, सुनने समझने में सहूलियत भी नहीं है। बच्चों को मां सीधा आदेश देती कि सभी बच्चे चुप हो जाएं, तो यह भाषा का सही व सरल प्रयोग होता है। यानी जहां जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार की भाषा का महत्व है, वहां वैसी ही भाषा बोले। अपन कहीं जाते हैं, किसी गांव में गए और गांव में जाकर के वहां अंग्रेजी बोलने लगे और वहां के लोग जो है उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे, तो क्या वो सही होगा? नहीं। तो इसलिए वहां जो जैसी भाषा वो समझ पा रहे हैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग अपन को दिखाना चाहिए, करना चाहिए, बिना काम का जो है अपना पांडित्य प्रदर्शन जो है कि नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो बहुत सी भाषाएं आती है, बहुत सारे शब्द आते हैं, ऐसी जो है अभिव्यक्ति वहां ना दें। क्योंकि अगर हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं, सामने वाले को बताना चाहते हैं, तो उसी की भाषा में या सरल शब्दों में जो है अपनी बात को कहें, जिससे कि वो उस बात को समझ पाए। अब जिस प्रकार से आपके मुहावरे दिए गए थे ना, उन मुहावरों के बारे में भी आपको बताना आना चाहिए। जैसे बात की चूड़ी कब मरती है, बात की चूड़ी मर गई में कवि ने क्या व्यंजित किया है, इस तरीके से उस मुहावरे का प्रश्न आपको बनाया हुआ मिलेगा। तो बात की चूड़ी मर गई में कवि कथन के प्रभावी होने की, सबसे पहले तो उसका जो अर्थ है वो आ गया। अगर शॉर्ट में आपसे पूछा तब तो 1 नंबर में इतना लिख दोगे, और अगर उसी बात को 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आगे उस बात को आप बढ़ा दोगे और क्या लिखोगे? बात की तुलना पेच से की गई है, बात को अस्वाभाविक भाषा में व्यक्त करने के प्रयास में वह प्रभाव शून्य हो गई है और कवि कथन पाठकों की समझ से बाहर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बात की भाषा में बेकार घूमने से कवि का क्या आशय? ये देखिए, आप दोनों कविताओं से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, हर एक लाइन को लेकर के प्रश्न बनाए गए हैं। तो आशय है कि क्लिष्ट तथा बनावटी भाषा में व्यक्त होने के कारण कविता प्रभावहीन हो गई है, श्रोता तथा पाठक उसे समझ नहीं सके हैं, कवि का प्रयास भी सफल हो गया है, दुरूह भाषा में भावाभिव्यक्ति असंभव हो गई है। तो इस प्रकार से जो है पे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए हैं। बड़े और छोटे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिए। प्रश्नोत्तर जब अपन पढ़ते हैं तो उससे अपन को जो है अपने आप से जो उसका अर्थ है पूरा वो भी ध्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सारी व्याख्याएं जो हैं वो पढ़ लें, उसके बाद प्रश्नोत्तर पढ़ें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे प्रश्न जो वो कहीं से भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरी तरह से अपन को तैयार रहना है कि वो कैसे भी प्रश्न के किसी भी तरीके से अपन से पूछे और अपन जो है उनके उत्तर देने में सक्षम रहें, तभी जो है हमारे पूर्ण नंबर जो है, पूरे नंबर जो है वो आ पाएंगे। अगर हम आधी अधूरी तैयारी करेंगे तो नंबर नहीं आ पाएंगे। पहले जब अपन ने पढ़ा था उस समय ऐसे छोटे प्रश्न अपन ने तैयार नहीं करे थे, क्योंकि उस समय ये ज्ञात नहीं था कि आपके छोटे प्रश्न जो है वो भी एग्जाम में शामिल किए जाएंगे। पैटर्न चेंज होने के कारण जो है वो एग्जाम में शामिल किए गए हैं। इसलिए अपन को दोबारा से जब मैं करवा रही हूँ उस समय उन चीजों को भी साथ में शामिल कर रही हूँ, जिससे कि वो आपकी छूटे नहीं और आपके रूटीन में आ जाए और आप जो है उसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर सके और आप परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इन तीनों चैप्टर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।